सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, कुछ कहाँ तक पहुँचे थे, क्या पढ़ रहे थे? इस मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर मैंने आपको बताया था कुछ मेजर टॉपिक्स हैं, जैसे कि यूरोपियंस वाला एक टॉपिक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ये लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जिसका नहीं है या कोई प्रॉब्लम है वो एक बार फिर से वीडियो क्लासेस कर लें जाके। नहीं समझ आएगा तो मैं बैठा हूँ यहाँ पर, जब चाहें तब पूछ लेना। यूरोपियंस के अलावा मैंने पढ़ाया था इंडिया इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में भारत पढ़ाया था मैंने। इसके अंदर मैंने ये बताया था कि 18वीं शताब्दी में हुआ क्या क्या था। क्या हुआ था? डिक्लाइनेशन ऑफ मुग़ल की बात की थी, मतलब मुग़लों का पतन हो गया था। मुग़लों के पतन की बात की थी इसके अंदर। मुग़लों के पतन का मतलब मुग़ल का राज भारत के अंदर समाप्त हो गया, अब ब्रिटिश इंडिया का राज भारत के अंदर शुरू हो गया था, तो इसकी बात की थी हम लोगों ने। डिक्लाइनेशन के अलावा जब इधर डिक्लाइनेशन मुग़लों का हो रहा है या मुग़ल ख़त्म हो रहे हैं, तो दूसरी पावर जन्म लेंगी भारत के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, कोई दूसरा उनका प्लेस लेने की कोशिश करेगा। तो वो दूसरा जो इनका प्लेस ले रहा था वो थी कुछ क्षेत्रीय शक्तियाँ, रीजनल पावर्स। इनको क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय शक्तियाँ बोलते हैं या रीजनल पावर्स बोलते हैं। ये रीजनल पावर्स जो थी वो कौन कौन सी थी? जैसे बंगाल हो गया, ठीक है, बंगाल के अलावा हैदराबाद हो गया, हैदराबाद के अलावा मैसूर हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, मराठास हो गया। ये तमाम वो स्टेट्स थी, अवध भी इसके अंदर एक पार्ट है। ये सब वो स्टेट थी तो रीजनल पावर थी भारत की, क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, जिन क्षेत्रीय शक्तियों ने यहाँ पे जन्म ले लिया और पावरफुल हो गई डिक्लाइनेशन ऑफ मुग़ल के बाद में। डिक्लाइनेशन ऑफ मुग़ल हो रहा है तो ये तो क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं। पूरे भारत के ऊपर एकमात्र शक्ति रूल करने भी तो आएगी, जो सुप्रीम शक्ति होगी। वो शक्ति कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स। कल स्ट्रगल पढ़ रहे थे ना यूरोपियों का हम लोग। यूरोपीय भारत में आए, पुर्तगाली पहले आ गए, पुर्तगालियों के बाद में फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डेन्स आए, फिर फ्रांसीसी आए। ये पूरा का पूरा आने का इनका क्रोनोलॉजी है। और इसके बाद में इन सब की आपस में लड़ाइयाँ हुई, और लड़ाइयाँ होने के बाद में एक शक्ति बची, वो अंग्रेज़ बचे, और अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर सुप्रीम पावर की तरह रूल करा। तो ये 18वीं शताब्दी के अंदर भारत के अंदर तमाम चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। इस 18वीं शताब्दी के अंदर ये देखते हैं हम लोग। अब यूरोपियंस हो गया टॉपिक, 18वीं शताब्दी का भारत हो गया। उसके अलावा हम लोग ने बात की थी कि कुछ वॉर्स और बैटल्स की। वॉर्स और बैटल्स कौन से? इसी समय में जो हो रहे हैं, खास करके यूरोपियों के बीच में जो हो रहा है। जैसे एक बैटल हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष, पुर्तगालियों के बीच में, डच के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में। ये त्रिपक्षीय संघर्ष था, 3 पक्षों के बीच में लड़ाई हुई, और इन 3 पक्षों के बीच की लड़ाई को सुप्रीम तरीके से किसने अपने हाथों में ले लिया? अंग्रेज़ों ने ले लिया। अंग्रेज़ इसको लेके निकल गए, क्योंकि डचों की सारी फैक्ट्री अंग्रेज़ों ने यहाँ पे ख़रीद ली, और साथ ही साथ में पुर्तगालियों के साथ में वैवाहिक संबंध बना के उन्होंने पावर अपने हाथों में ले ली, ठीक है। ये सब क्लास के प्रीवियस डिस्कशन है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बता रहा हूँ इनको। आप वीडियोस देखोगे तो आपको सब समझ आएंगे, सारी क्लासेस पढ़े हुए। तो वॉर्स एंड बैटल्स हुए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बैटल्स और वॉर्स थे उसमें इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच देखने को मिलेगा आपको। मतलब अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष हुए। ये संघर्ष 1746 ईस्वी से शुरू हुए थे, 1746 AD से शुरू हुए और 1763 AD तक चले। इस पूरे कालखंड के बीच में कितने वॉर्स हुए? इनके बीच में टोटल 3 वॉर्स हुए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला 46 से लेके कब तक चला? 48 तक, ठीक है। दूसरा 49 से लेके 54 तक, और तीसरा 58 से लेके 63 तक। ये 3 वॉर्स हुए इन तीनों के बीच में, और इन तीनों वॉर्स के अलग अलग नाम है, फिर जाके देखना एक बार वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। सैंडथोम वॉर, ठीक है, एम्बूर वॉर और वॉन्डिवोश वॉर, ठीक है। ये 3 नाम इन तीनों के अलग अलग हैं। तो ये स्ट्रगल इनके बीच के हो गए। इधर यूरोपीय पावर जो थी उसमें अंग्रेज़ जो थे वो भारतीयों के साथ में भी लड़ने में डटे पड़े थे। पहले तो यूरोपियों को ख़त्म करो, और यूरोपियों को ख़त्म करके फिर किसको ख़त्म करो? ये क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं जितनी हैं, इन शक्तियों को भी ख़त्म करो। तो ये सबसे पहले बंगाल से लड़े। बंगाल से लड़े तो हो गया बहुत बड़ा बैटल है, जिसको प्लासी का लड़ाई कहते हैं। नाम सुना होगा आप लोग ने, प्लासी की लड़ाई। जब बंगाल से लड़े, सिराजुद्दौला बैठा हुआ है वहाँ पे, और सिराजुद्दौला ने घुसने नहीं दिया अंग्रेज़ों को अपनी टेरिटरी में। जब घुसने नहीं दिया तो अंग्रेज़ों ने क्या करा? उसके साथ में एक वॉर या बैटल फील्ड में इन्वॉल्व हो गए जाके। शुरू में सिराजुद्दौला ने बहुत अच्छे से हरा दिया, भागे ये लोग फुल्टा द्वीप पे उल्टे, लेकिन कुछ सहायताओं की वजह से, जैसे हैदराबाद है इसके अंदर और एक मराठा, इन दोनों पावर्स की सहायता की वजह से, प्लस बंगाल के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने
चोरी चुपके से किसका साथ दे दिया था? अंग्रेज़ों का साथ दे दिया था। इसी वजह से क्या हुआ, बंगाल यहाँ पे प्लासी की लड़ाई हार जाता है। प्लासी के बाद में बक्सर होता है, बक्सर में फिर बंगाल इन्वॉल्व है, 1764 की बात है। अब यहाँ मीर कासिम नवाब बन चुका है। मीर कासिम मदद लेता है अवध के नवाब की, ये है अवध, और अवध के नवाब के अलावा मुग़ल पोस्ट पे शाह आलम सेकंड यहाँ पे राजा थे इस समय, और शाह आलम सेकंड की मदद लेता है। तो कौन सी लड़ाई हो जाती है? बक्सर की लड़ाई हो जाती है। अब ये तीनों इंडियन पावर्स किसके खिलाफ लड़ रही हैं? अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रही होती हैं। तो ये सब लड़ते हैं, तो प्लासी में और बक्सर में भी फाइनली ये सब लोग हार जाते हैं। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी सुप्रीम, और यहीं से शुरू हो जाता है। ये कब की लड़ाई है? 1757 ना, प्लासी 57 है और बक्सर 64 है। तो ये 1757 ही तो मैंने बताया था मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाता है। बस यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी प्रभावी पूरी तरीके से भारत पे अपना राज करती है और यहाँ जीत जाती है। अब ये तमाम वो टॉपिक है जिनका डिस्कशन क्लास में बहुत बार हो चुका है। वॉर्स एंड बैटल्स की बात करें तो बंगाल के साथ के वॉर्स एंड बैटल्स हो गए। हैदराबाद ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, इन लोग ने संधि साइन कर ली अंग्रेज़ों के साथ में, तो उन्हीं के साथ में रहे ये हमेशा। ठीक है, और इसके बाद में अवध 1857 में पढ़ेंगे, जब 56 का हमारा क्या होगा, विद्रोह होगा। ठीक है, 1857 में विद्रोह होगा अभी बहुत बड़ा, तो उसके समय में अवध की कहानी पढ़ेंगे। मैसूर की कहानी भी टीपू सुल्तान और हैदर अली की है। इसके अंदर टीपू सुल्तान और हैदर अली ने यहाँ पे 4 वॉर्स लड़े दोनों ने मिलकर, और 4 वॉर्स के अंदर पहला वॉर एकमात्र पूरे इंडिया का ऐसा वॉर है जिसमें अंग्रेज़ हारे, एकमात्र ऐसा वॉर है, बस वरना सब में अंग्रेज़ जीते हैं, ब्रिटिशर्स। पूरे वॉर का पूरा क्रोनोलॉजी एक दिन मैं फिर से क्लास में बताऊंगा जब आप लोग का रिवीजन क्लास लूँगा। ठीक है, अभी आप लोग सब देख के पढ़ लेना। तो यहाँ पे मैसूर ने एक वॉर अंग्रेज़ों को हराया, लेकिन उसके बाद में अंग्रेज़ों के सामने मैसूर भी नहीं टिक पाया, और मैसूर ने भी यहाँ पे अपने यहाँ पूरी तरीके से हार के मैसूर की पावर भी ख़त्म हो गई। ठीक है, अब मैसूर भी ख़त्म हो गया, हैदराबाद, बंगाल, अवध और ये पंजाब के पास पहुँचे ये लोग। पंजाब के पास जब पहुँचे तो पंजाब के अंदर यहाँ पे जो रूलर था वो डिफेक्टो रूलर था। डिफेक्टो रूलर का मतलब ये होता है कि किसी मेन रूलर की जगह पे कोई और रूल कर रहा हो। ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के शासक थे, और महाराजा रंजीत सिंह को अरेस्ट करके डाला गया था जेल के अंदर मुग़लों ने। और उस समय जब महाराणा रंजीत सिंह जेल के अंदर थे उसी समय ये लड़ाइयाँ हुई। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई 1839 में। ठीक है, उनकी जगह उनका पुत्र है छोटा सा जिसका नाम है राजा दलीप सिंह। राजा दलीप सिंह यहाँ पे रूल कर रहा है पंजाब के अंदर, और उसको जो संरक्षण दे रही हैं उसकी माता हैं जिनका नाम है जिंदा कौर या जिंदा बाई के नाम से जानी जाती हैं वो। ठीक है, तो जिंदा बाई या जिंदा कौर जो है वो पंजाब को संरक्षण दे रही हैं और दिलीप सिंह यहाँ से रूल कर रहे हैं। अब पंजाब के ऊपर पहुँचे अंग्रेज़, और अंग्रेज़ों ने पंजाब को भी हरा दिया क्योंकि बहुत मजबूत पावर सामने दिखाई नहीं दे रही है। इस वजह से पंजाब को हरा के उसको भी अपने हाथों में ले लिया। रिवर्स मिल गई, रावी मिल गई, सतलज मिल गई, सिंध मिल गई, और रिवर नदियाँ मिलने का मतलब क्या है, रिसोर्सेज अच्छा पैदा होगा, और रिसोर्सेज अच्छा पैदा होने का मतलब ये लोग अब इकोनॉमिकली भी और रिच होते चले जाएंगे, आर्थिक रूप से भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। ये यहाँ से क्लियर हो गया। तो ये पंजाब भी पढ़ा था हम लोग ने, तो ये सभी चीज़ें हम लोग एक एक करके पढ़ चुके थे। बचा था मराठास। ठीक है, मराठास की बात करी थी हम लोग ने। मराठास का भी अभी थोड़ा सा क्विक रिव्यू दूंगा आप लोगों को, बाकी चीज़ें बाद में पढ़ाऊंगा। मराठास प्रॉब्लम में इसलिए आ गए, मराठास एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर थी भारत के अंदर। मराठास वो पावर थी भारत के अंदर कि ये पावर अगली मुग़ल सत्ता के बाद में भारत के ऊपर शासन करती, और ये तय था, बिल्कुल एकदम 100% तय था कि भारत के ऊपर अगली जो पावर रूल करेगी वो कौन सी है, मराठास है। मुग़ल कमज़ोर हो रहे थे, क्षेत्रीय शक्तियाँ मजबूत हो रही थी। इन क्षेत्रीय शक्तियों में सबसे मजबूत हो रहा था मराठा, क्यों मराठास के पास में वो रिसोर्सेज भी थी, वो कुशल, इनके पास में आर्मी भी थी, और वैसे लड़ाके भी थे जो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने एम्पायर को ज़्यादा सुप्रीम रखा करते थे। ठीक है, तो ऐसे लड़ाके जिसके पास में होंगे वो पावर नो डाउट रूल ही करेगी। अब मराठास भारत के ऊपर रूल करने के लिए जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं उतनी ही तेज़ी से ब्रिटिशर्स हर एक तरफ से रास्ते को ब्लॉक करते चले जा रहे हैं। गलती मराठास की भी रही। मराठास का इतिहास कुछ इस तरह का है कि मराठास ने जब भारत के अंदर रूल करना शुरू किया, भारत के अंदर रूल करने का मतलब इनका जो बेसिक रीजन था वो था महाराष्ट्र। कौन सा रीजन था, महाराष्ट्र, और कुछ राजपूतों के साथ अगर इन्हें मिला दो तो कुछ राजस्थान का रीजन भी कवर किया करते थे। ठीक है, तो महाराष्ट्र हो गया या मध्य प्रदेश हो गया,
या राजस्थान हो गया, इस तरीके के रीजन मराठास या फिर राजपूतों के हाथ में रहते थे। मराठास राजपूत बहुत अलग अलग शक्तियाँ नहीं हैं, बाद में जितने भी राजपूत थे वो सारे के सारे मराठास के साथ में ही मर्ज होकर रूल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, राजपूतों का दौर मुगलों के समय का है, जब अर्ली मुगल्स की बात करते हैं हम लोग। लेटर मुगल्स में आ जाते हैं तो वो मराठास की हम लोग बात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ से राजपूतों का प्रभाव खत्म हो गया था। ठीक है, अब ये हुआ कि मराठास भारत के अंदर रूल करने वाले हैं, लेकिन कब रूल करेंगे? जब आपके पास में एक यूनिफाइड आर्मी होगी, एकीकृत। जब तक आपके पास में आर्मी नहीं है तब तक आप कैसे रूल करोगे? नहीं कर सकते ना। तो वो एकीकृत आर्मी का इनके पास में अभाव था। इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि मराठास के ही कई सारे पार्ट में डिवाइड हो गए, डिवीजन हो गया। जैसे मराठास के अंदर अगर हम लोग देखें तो एक कास्ट या एक सेक्ट निकला जिसको बोला जाता है सिंधिया। ठीक, दूसरा निकला उसको बोला जाता है होलकर, तीसरा निकला उसको बोला जाता है गायकवाड़, चौथा निकला उसको बोला जाता है पेशवा। अब ये देख रहे हो, एक मराठास की बात कर रहा हूं मैं। मराठास एज अ पावर सुप्रीम या यूनाइटेड रहते, अगर एक रहते तो भारत पे रूल करते, लेकिन मराठास ऐसे डिवाइड हो गए। कोई सिंधिया बन गया, कोई होलकर बन गया, कोई गायकवाड़ बन गया, कोई पेशवा बन गया, और इन सब ने इसी महाराष्ट्र को कई सारे पार्ट में तोड़ दिया। बोले एक पे तुम रह लो, पूना में तुम रह लो। ठीक है, पूना का रीजन था वहाँ पे, बोले बॉम्बे में हम रह लेंगे। इस तरीके से अलग अलग डिवीजन करके इन लोगों ने क्या करा, मराठास पावर को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जहाँ पे होता है वहाँ पे लैकनेस ऑफ पावर ज़रूर होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी ज़रूरी है, लेकिन आपको पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन तब करना चाहिए जब आपकी आर्मी के अंदर स्ट्रेंथ और यूनिटी हो, है ना। अब इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात करें, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, तो यहाँ क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं है ना। प्राइम मिनिस्टर के पास अलग शक्तियाँ हैं, प्रेसिडेंट के पास अलग शक्तियाँ हैं, संसद के पास में अलग शक्तियाँ हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास में अलग शक्तियाँ हैं, और सारी शक्तियाँ सबके ऊपर हावी भी हैं। एक गलती करेगा तो दूसरा तुरंत गर्दन पकड़ लेता है, ये ऐसा क्यों किया। संसद में कुछ अगर ऐसा कानून पास हो जाता है तो आ जाता ना सुप्रीम कोर्ट, ऐसा क्यों, क्या ज़रूरत पड़ गई तुम्हें कि जनता के फंडामेंटल राइट के साथ में आपने खिलवाड़ किया। या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा डिसीजन दे दिया जो संसद को नहीं पसंद आया तो संसद तुरंत बिल पास कर देती है। अभी बिल पास हुआ ना, दिल्ली वाला हुआ ना, सबने देखा होगा। तो वो दिल्ली वाला जो बिल पास हुआ क्यों हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमने दिल्ली को अधिकार दे दिए हैं कानून और प्रशासन चलाने के दिल्ली के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केजरीवाल साहब बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे कि हमें दिल्ली में अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार ही नहीं है हमारे पास में, तो हम कानून कैसे चलाएं, व्यवस्था कैसे चलाएं। हम सीएम हैं, नाम के सीएम बनने पड़े हैं, सिर्फ पावर है ही नहीं। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला चलो ठीक है हम तुम्हें पावर दे देते हैं, क्योंकि वहाँ की पावर, क्योंकि वो एक क्या है, यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी की पावर्स डायरेक्टली किसके हाथों में होती है, या तो सेंटर, और सेंटर किसको अपॉइंट करता है, एलजी को, लेफ्टिनेंट जो गवर्नर होता है उसको अपॉइंट करता है, तो उसके हाथ में पावर्स होती हैं। अब वो पावर्स केजरीवाल के हाथों में नहीं थी, तो केजरीवाल ने पास करा लिया सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन संसद में ये बात पसंद नहीं की गई। बीजेपी मेजोरिटी में, बीजेपी ने बोला हमें नहीं पसंद है, हम अपना कानून लाएंगे अलग से और पास करेंगे। उन्होंने बिल बनाया, बिल बना के एक्ट बन गया। अब पूरा का पूरा किसके हिसाब से चलेगा, संसद के हिसाब से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे वो वाली मान्यता रद्द हो गई। तो ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तो ज़रूरी है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कभी डिवीजन ऑफ पावर का भाग पार्ट ना बन जाए, ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, और डिवीजन ऑफ पावर ऐसा ना हो कि जो पूरी की पूरी सत्ता को ही ख़त्म करके रख दे। मुग़ल भारत के अंदर रहे, बहुत समय तक रहे, लेकिन मुग़लों के डिवीज़न नहीं हुए। मुग़लों की गलतियाँ, स्वयं की गलतियों की वजह से मुग़ल यहाँ से चले गए। क्या कि क्यों वो लोग क्या करा करते थे, अपनी सत्ता को एक राजा जब अपने कमांडर के हाथों में सौंप देगा कि तुम संभालो सब, मैं तो बैठ के आराम से मुर्गे फाड़ूंगा, फाड़ो मुर्गे। यही हुआ मुग़लों के साथ में। तो जब आप अपनी सत्ता छोड़ के तमाम दुनिया के ऐशो आराम में लग जाओगे तो सत्ता आपके पास नहीं रुकेगी। सत्ता तो हर दिन आपसे परिश्रम चाहती है, ऐसी थोड़ी ताकतवर बना जाता है। इंसान ताकतवर जब बनता है तो ताकतवर बनने के लिए ताकतवर वाला रूटीन भी तो फॉलो करना पड़ता है। सुबह में 5 बजे उठना भी तो पड़ेगा, वो भी काम भी तो करने पड़ेंगे, उस हिसाब से ही तो कर पाओगे। अब मुग़लों के पास में ये सत्ता, इतनी जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली थी 1526 के अंदर भारत के अंदर, उसको औरंगज़ेब के बाद में कोई भुना नहीं पाया। जितने भी आए वो सब
और एक चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा इतिहास पढ़ने के बाद में एक चीज़ ज़रूर सभी लोग ध्यान रखना, इतिहास पढ़ने के बाद ये चीज़ समझ में भी आएगी आप लोगों के कि दुनिया में पैदा हुए हो तो ताकतवर बनो। अगर ताकतवर नहीं बनोगे तो दुनिया पैरों के नीचे कुचल के फेंक देगी। और ताकतवर बनने के लिए सत्ता चाहिए, सत्ता का नशा होना चाहिए। सत्ता, आईएएस ड्रीम कर रहे हो तो आईएएस के लिए सत्ता, आईएएस भी आपके लिए एक सत्ता ही है। आईएएस बनना, प्रशासन में जाना भी आपके लिए एक सत्ता है। ताकतवर बनो, ताकतवर बनोगे पैसा बहुत आएगा अपने पास में। और ये सब जो लोग कहते हैं ना पैसा तो हाथ का मैल है, हाथ का मैल है, हाथ का मैल है, ये सब फालतू बातें, इन सब मोटिवेशन पर ध्यान मत दिया करो। सब बेकार की बातें हैं कि पैसा हाथ का मैल है। पैसा कमाया जाता है, मेहनत करी जाती है, तब पैसा आता है पास में। और पैसे के लिए जुझारू रूप से लगे रहो। सत्ता, पावर, पैसा जिसके पास है वो आज के समय में इस जीवन में आगे कुछ कर पाएगा, या आज के समय में इस समाज के अंदर किसी को भी डिफीट करके आगे बढ़ पाएगा। और ये जंगल राज है पूरा का पूरा। जंगल के अंदर जब तक शेर बकरी को नहीं मारेगा तब तक वो नहीं जिंदा रहेगा। तो ये वही है, और आप लोग उसी रेस में भाग रहे हो सारे के सारे। यहाँ सब आईएएस बनने के लिए बैठे हुए हो और सब एक दूसरे के अगेंस्ट में बैठे हुए हो, ये भी ध्यान रखना। सबका कंपटीशन आपस में ही है। लाखों लोग इस कंपटीशन में पार्ट लेते हैं और लाखों लोग इस कंपटीशन के अंदर एक दूसरे के साथ में compete कर रहे होते हैं। सत्ता, सब सत्ता के लिए, सब प्रशासन के, पावर के लिए। पावरफुल बनो वरना दुनिया कुचल देगी। यही काम यहाँ पे मराठास को करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, ये नहीं कर पाए। जैसे इनका डिवीज़न, इन पार्ट्स में इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों को डिवाइड कर लिया, एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम इनके साथ में हो गई 1760 और 1761 का समय काफ़ी ख़राब था इनके लिए। 1760 और 61 में क्या हुआ, 60 के अंदर तैमूर एक शासक हुआ करता था। तैमूर लंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो पुराना शासक। तैमूर एक शासक होता था कश्मीर का। तैमूर जो शासक था वो भारत के अंदर नादिर शाह ने अटैक किया था एक बार, अभी कहानी बताऊंगा, पीछे बता चुका हूँ, वीडियो में जाके देखना। नादिर शाह एक पारस का राजा था, उसने भारत के ऊपर अटैक किया, लूट मार करी 1739 में, और लूट मार करके यहाँ से चला गया। थोड़े ही समय बाद फिर किसने अटैक किया, उसके पुत्र ने, जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली ने भारत में फिर अटैक किया, और अटैक करके वो भी खूब लूट मार के तमाम चीज़ों को यहाँ से चला गया। अहमद शाह अब्दाली अपने पुत्र को यहाँ छोड़ गया, जिसका क्या नाम था, तैमूर। तैमूर को छोड़ गया। तैमूर को कहाँ पे अपॉइंट करके गया, कश्मीर के अंदर अपॉइंट करके गया। कश्मीर में जब तैमूर को उसने अपॉइंट करा तो तैमूर के अंदर, तैमूर के पास पहुँच गया मराठा। मराठा कह रहे थे हमें पूरे भारत पर रूल करना है, तो शुरू करते हैं ऊपर से। बोले सबसे पहले ऊपर से हटाना शुरू करो, मुगल तो खुद ही हट जाएंगे, मरे हुए हैं, खुद गिर जाएंगे, इनको मारने की ज़रूरत नहीं है। क्षेत्रीय पावर सब अंग्रेज़ कमज़ोर कर चुके हैं, बंगाल हो गया या फिर और भी आपके जो दूसरे पावर्स हैं उनको अंग्रेज़ कमज़ोर कर चुके हैं, इनसे हम बाद में निपट लेंगे। हमारे पास में फोकस कहाँ से करो, उत्तर से करो, कश्मीर से शुरू करते हैं और नीचे तक चले आते हैं। तो ये सबसे पहले पहुँच गया कश्मीर, बोले कश्मीर खाली कराते हैं। मराठास ने अटैक कर दिया कश्मीर के ऊपर। कश्मीर के ऊपर तैमूर बैठा हुआ था, तैमूर वहाँ का गवर्नर अपॉइंट था। तैमूर को वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि मराठास ने बहुत स्ट्रांगली अटैक किया था, और जब वहाँ से भागना पड़ा तैमूर को, तो ये तैमूर भाग के सीधे पहुँचा अपने पिताजी के पास में। जैसे कोई बच्चे से खिलौना छीन लेता है जब, तो बच्चा भागता हुआ पिताजी के पास में, मेरा खिलौना छीन लिया। कश्मीर खिलौना था उसके लिए, कश्मीर छीन लिया। वो भागता हुआ रोता हुआ कहाँ पहुँचा, अपने पिताजी के पास में, बोले मुझसे कश्मीर छीन लिया गया। अहमद शाह अब्दाली इस बात से नाराज़ तो हुआ, लेकिन उसे गुस्सा इस बात पर ज़्यादा आया, इनको ये नहीं दिखा कि ये अहमद शाह अब्दाली का बेटा है, और इन्होंने इसके ऊपर अटैक करके उनने सीधा बगावत कर दी और बोला वहाँ से कि अब मैं भारत के ऊपर अटैक करूँगा। डायरेक्ट अटैक किसके ऊपर करूँगा, भारत के ऊपर। और भारत के ऊपर अटैक करने का मतलब, भारत के शासक कौन है, मुग़ल। भगाया किसने, मराठों ने। झेलेगा कौन, मुग़ल, क्योंकि अटैक कहाँ होगा, दिल्ली पे। ठीक है, जब भारत पे अटैक होता था तो अटैक का मतलब क्या होता था, दिल्ली पे अटैक होना। लेकिन मराठास जैसा कि नाम है उसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा, मैंने बोला ना, इफ़ेक्टिव, पावरफुल और आत्मसम्मान वाले लोग थे। उन्होंने बोला जब मराठास की वजह से तैमूर को यहाँ भगाया गया है तो मराठास ही आके आपके साथ में वॉर में लड़ाई लड़ेंगे। आप मुग़लों पे अटैक नहीं करोगे, दिल्ली पे अटैक नहीं करोगे, सीधी बात करनी तो हमसे करो, मराठास से। मराठास ने चैलेंज कर दिया अहमद शाह अब्दाली को, और ये चैलेंज कहाँ लेके चला गया, 1761 में हुआ तीसरी लड़ाई पानीपत की।
ये पानीपत की लड़ाई भी पढ़ा चुका हूँ मैं। तीसरी लड़ाई हुई पानीपत की, और इस पानीपत की लड़ाई के अंदर यहाँ पे मराठास हार गए। किससे? अहमद शाह अब्दाली से। और इनके पास जितनी रिसोर्सेज थी, जितनी भी इनके पास में चीज़ें थी, इन सब ने इस वॉर में गंवा दी। पानीपत की लड़ाई हमेशा वो लड़ाई रही है जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया। ये तीसरी पानीपत की लड़ाई है। पहली लड़ाई रही थी पानीपत की जब बाबर भारत में आया, मुग़ल बादशाह, पहला मुग़ल बादशाह, मुग़ल रूल भारत के अंदर जब आया तो उसने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में ही मारा था और ख़त्म कर दिया था। तो यहाँ से पूरा का पूरा लोदी वंश ख़त्म और मुग़ल साम्राज्य खड़ा हो गया। फिर 1556 में हुई दूसरी पानीपत की लड़ाई। 1556 का वो समय है जब भारत के ऊपर यहाँ पे अकबर रूल करने आ रहा था। अकबर मात्र 14 साल का एक लड़का है और उसके पिताजी हुमायूं के हाथों से सत्ता निकल चुकी थी, शेरशाह सूरी लेके भाग गया था। 15 साल तक संघर्ष करता रहा वो और भारत के अंदर रूल नहीं कर पाया। जब वो वापस आया रूल करने हुमायूं, तो सीढ़ियों से गिर के मर गया। अब उसका बेटा छोटा था, 14 साल की उम्र का, अकबर। मुग़ल सत्ता फिर से चली गई क्योंकि अफ़गान जितने भी थे वो ताक लगाए बैठे थे कि मुग़ल जाएं और हम तुरंत पावर छीन लें। अफ़गानों ने भेजा हेमू को, हेमचंद, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि दी जाती है, लास्ट सन ऑफ इंडिया बोला जाता है उसको, अंतिम सूर्य भारत का। हेमू बोला जाता है कि भारत के अंदर जितने वॉर या लड़ाइयाँ लड़ी उसने, कभी कोई नहीं हारा, कभी कोई नहीं हारा, नॉट अ सिंगल फाइट। एक भी वॉर या बैटल नहीं हारा था वो अभी तक, उसका ये रिकॉर्ड था। और वो किसके ऊपर अटैक करने आ रहा है? अकबर, जो 14 साल का बच्चा है। 1556 सबको ये पता था कि पानीपत की लड़ाई में फिर मुग़ल हारेंगे और मुग़लों को हारने के बाद में पानीपत की लड़ाई से ही मुग़ल सत्ता शुरू हुई थी और पानीपत की लड़ाई से ही मुग़ल सत्ता ख़त्म हो जाएगी। तो मुग़ल सत्ता 1556 में ख़त्म होने वाली थी, लेकिन एक सोल्जर था इनके पास में, बैरम खान। बैरम खान वो सोल्जर था जिन्होंने मुग़ल सत्ता को संभाल लिया। इस समय 14 साल की उम्र में अकबर वॉर फील्ड में पहुंच गया लड़ने, और 14 साल की उम्र में सेकंड पानीपत का युद्ध बैरम खान की वजह से दोनों ने मिलकर जब लड़ा तो किसको हरा दिया? हेमू को, जो अभी तक एक लड़ाई नहीं हारा था, उसको हरा दिया। तो ये पानीपत की सत्ता ने फिर पूरी सत्ता बदल दी। फिर ये तीसरी लड़ाई हुई यहाँ पे। अगर ये लड़ाई मराठा जीत जाते तो भारत के ऊपर 1761 में ही मराठा रूल हो जाता। इस लड़ाई के बाद में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता और कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद में वो पूरी की पूरी ये जो सत्ताएं थी इनको तो कैप्चर करते और अंग्रेज़ों को तो भारत में नहीं टिकने देते थे। उनके साथ व्यापार कर सकते थे लेकिन रूल अपना करते। लेकिन इस पानीपत की लड़ाई ने इनको तोड़ दिया। ठीक है, तो ये लड़ाइयाँ जो हैं, ये मराठास जो थे, मराठास यहाँ पे रूलर बनने वाले थे, लेकिन रूलर की वजह से ये रूलर ना होके ये एक तरीके से पूरी तरीके से डिक्लाइन होते चले गए। यहीं से बोला जाता है कि मराठा पावर भारत में ख़त्म हो गई। लेकिन मराठास रह तो रहे। ख़त्म होने का मतलब ये नहीं होता कि उनकी जड़ें ही ख़त्म हो गई। ख़त्म होने का मतलब ये होता है कि मराठा पावर अभी है, जीवित है और रह रहे हैं। तो ये लोग छोटा छोटा हिस्सा लेके अभी रहते थे लेकिन पावरफुल नहीं रह गए थे। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने बोला ये छोटा छोटा हिस्सा लेके क्या रह रहे हो, आओ हमारे साथ में सीधा, और हम लोग साथ में मिलके जो है ट्रेड भी, व्यापार भी करेंगे, रूल भी करेंगे। मराठास आत्मसम्मान वाले, मैंने फिर बोला एक बार, मराठास ने मना कर दिया अंग्रेज़ों को कि हम आपके साथ में किसी भी तरह की कोई संधि नहीं करेंगे, कोई संधि नहीं करेंगे। आपको करना है तो हमारे साथ में लड़ाई लड़ लो, फाइट कर लो, चाहे हम कितने भी कमज़ोर होंगे, लेकिन लड़े बिना तो नहीं मानेंगे। तो मराठास के यहाँ पे 2 युद्ध हुए, किसके साथ में? अंग्रेज़ों के साथ में। और ये 2 युद्ध ने डिसाइड कर दिया कि मराठा पावर पूरी तरीके से अब भारत में ख़त्म हो जा रही। आगे के युद्ध की तो बाद में बात करेंगे। तो यहाँ से मराठा पावर पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गई। और इन सब चीज़ों में, ये जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जितनी भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ये वो काल चल रहा है भारत के अंदर जिस समय महिलाएं जो भारत के अंदर रह रही हैं वो लगातार अपने राइट्स के लिए भी डिमांड कर रही हैं, अधिकारों के लिए भी डिमांड कर रही हैं। और अभी जैसी 18वीं शताब्दी ख़त्म होगी, 19वीं शताब्दी से विमेन भारत के अंदर कैसे स्ट्रगल करती हैं अपने पर्टिकुलर राइट्स के लिए, और कैसे महिलाएं भारत के अंदर आज़ादी के संघर्ष में पार्टिसिपेट करती हैं। वन ऑफ द क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि महिलाएं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं यूपीएससी के कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं जिससे ये इतना ज़्यादा प्रभावित हैं, जिसको ये किसी ना किसी फॉर्म में हर साल पूछ लेते हैं, हर साल। एक इनके बहुत फेवरेट है महात्मा गांधी।
ये महात्मा गांधी से रिलेटेड एक टॉपिक आपका पूछेंगे। यूपीएससी के कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में से जो हर साल क्वेश्चन वो किसी ना किसी फॉर्म में पूछ लेगा, प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू में। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में एक तो महात्मा गांधी हैं, दूसरा है विमेन। भारत के अंदर जो महिलाएं हैं उनका स्वरूप कैसा था, वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करती हैं, उनकी आज़ादी की गाथा क्या है, संघर्ष में या आज़ादी दिलाने में किस तरीके से सहयोग करती हैं। दूसरी है विमेन, ठीक है। विमेन के साथ में तीसरा इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो इनका वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक भी है, वो है भारत के अंदर चेंजिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का मतलब जो भारत का राजनीतिक बदलता हुआ स्वरूप है, उसकी भी बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान तो मिल गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान मिलने के बाद में क्या भारत का राजनीतिक रूप बदला? नहीं, लगातार बदला है। नेहरू के समय राजनीतिक रूप कुछ और था, ठीक है। नेहरू के बाद में अगर हम लोग बात करें, इंदिरा गांधी के समय में कुछ और था, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में कुछ और था, मनमोहन सिंह के समय में कुछ और था, और आज मोदी जी के समय में कुछ और है। तो हर समय में राजनीतिक स्वरूप बदलते रहे, और ये उस राजनीतिक पहलू को किसी ना किसी तरीके से आपसे चर्चा करवा लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें बेसिकली यूपीएससी के वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके अंदर एक टॉपिक इनका आ जाता है डिजास्टर्स, जो हर साल अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में डिजास्टर आता ज़रूर है। कहीं बाढ़ें आ गई, कहीं तूफान आ गया, कहीं आंधी आ गई, किसी तरीके की कहीं समुद्री हवाओं ने बर्बाद कर दिया, सुनामी जैसी बातें करते हैं हम लोग। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स किसी ना किसी फॉर्म में आते रहते हैं, और ये लोग ऐसे टॉपिक्स को पूछते रहते हैं। तो ये कुछ फेवरेट इतने टॉपिक हैं यूपीएससी के कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगातार बनते हैं, ठीक है। इनको ध्यान रखना है हम लोगों को, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको हमें ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड क्या करना है, हर टॉपिक पे रिसर्च करनी है, हर टॉपिक पे। जो टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक एक एक करके नहीं पढ़ाया जाएगा कि विमेन इन इंडिया मैंने पूरा पढ़ा दिया, ख़त्म हो गया। विमेन इन इंडिया अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मैं किस हिसाब से पढ़ाऊंगा? मैं तो सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ाऊंगा ना आपको विमेन इन इंडिया की। मैं तो इतिहास का मास्टर हूँ, तो आपको हिस्ट्री तो पढ़ा सकता हूँ विमेन इन इंडिया की, लेकिन आपको यूपीएससी के लिए विमेन की इकोनॉमिक कंडीशन भी पता होनी ज़रूरी है। आर्थिक हालात क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के अंदर महिलाएं कितनी भागीदारी लेती हैं, क्या जीडीपी रेशियो में क्या भागीदारी है महिलाओं की, ये भी तो इकोनॉमिक में पता होना चाहिए आपको। इकोनॉमिकली आपको पॉलिटिकली भी पता होना चाहिए। पॉलिटिकली भारत के अंदर महिलाओं का रिजर्वेशन किस तरीके का है, महिलाएं पार्लियामेंट में, संसद में कितना पार्टिसिपेट करती हैं, ये सब भी तो पता होना ज़रूरी है। तो पॉलिटिकल इनका एक्सटेंट भी आपको पता चाहिए, होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकली महिलाएं कितनी स्ट्रांग हुई हैं, टेक्निकली, टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में क्या उत्थान है महिलाओं का, कितना आगे चल के पार्टिसिपेट कर रही हैं, कितनी भागीदारी ले रही हैं। तो आपको महिलाओं के बारे में तो ये सारे एंगल पता होने सब ज़रूरी हैं, कुछ भी नहीं छोड़ सकते। तो महिलाओं से रिलेटेड ये रिसर्च तो आप ही लोग को करनी। मैं हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, इकोनॉमी वाली मास्टर आएगा ये पढ़ा देगा, पॉलिटिक्स वाला ये आएगा, और टेक्नोलॉजी वाला ये पढ़ा देगा आगे। तो सब लोग ऐसे ऐसे अलग अलग आपको पढ़ा देंगे। आपको क्या करना है, कंपाइल कर लेना है सबको एक जगह उठा के कि महिलाओं से रिलेटेड ये सारे टॉपिक मेरे खत्म हो गए, ठीक है। महिलाएं भारत के इतिहास के अंदर, या भारत के संविधान के अंदर, या भारत की किसी भी कल्चर के अंदर अगर हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रही हैं, इसलिए यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन रहता है। महात्मा गांधी को तो मैं यहीं पढ़ा दूंगा, पूरा का पूरा इतिहास में ही आपके, तो उसके अलग आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आज थोड़ा।